नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट एग्जाम 012 फॉर्मेट में, जहां आपको मिलते हैं सबसे सटीक ट्रस्ट रेट और एग्जाम फोकस्ड एमसीक्यूज। आज की तारीख है 20 जून 2025 और 20 जून 2025 को हम लेकर आए हैं टॉप 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए बेहतर उपयोगी होगी। यह वीडियो केवल आपके लिए एक रिवीजन नहीं होगा बल्कि एक कंप्लीट माइंड मैप होगा जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी करवाएगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के टॉप करंट एमसीक्यू। कोशिका जीवन की इकाई। आज हम पढ़ेंगे कि कोशिका क्या है, कोशिका सिद्धांत, कोशिका का समग्र अध्याय, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं। हम सबसे पहले जानते हैं कि कोशिका क्या होती है। कोशिका, याद रखिएगा कि कोशिका के बिना किसी का भी स्वतंत्र जीव अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही एक मूलभूत एवं संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। सबसे पहले एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और इसका वर्णन भी किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने बाद में केंद्रक की खोज की थी, कंफ्यूज नहीं होना है। सूक्ष्मदर्शी की खोज बाद में, इसके सुधार के बाद फेंच कंस्ट्रोड इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका का विस्तृत संरचना का अध्याय संभव हो गया है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की। आज का पहला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको इसको याद रखना होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन जो पौधों पर काम करते थे और स्वान जो जानवरों पर काम करते थे, ने मिलकर सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की एक मूल इकाई होती है। बाद में विर्चो ने इसमें एक बात और जोड़ी थी। अगला प्रश्न है, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कि, देखो, ओमनी सेलुला ई सेलुला का अर्थ है कोशिकाएं पूर्व में मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। इसका अर्थ है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी नई कोशिका जादू से नहीं आती है बल्कि पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बनती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, वायरस। वायरस इसे, क्योंकि ये खुद से जीवित नहीं रह सकते और प्रजनन नहीं कर सकते, इन्हें हमेशा किसी और जीवित कोशिका की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वायरस कोशिका के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, माइक्रोप्लाज्मा, जो कि आपको एक सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिका है। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में आनुवांशिकी सामग्री डीएनए किस रूप में होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, न्यूक्लियोटाइड क्षेत्र में। आपको याद रखना होगा कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है वो पुरानी कोशिकाएं होती है, पुराने जमाने की कोशिकाएं। इनमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें डीएनए ऐसे ही कोशिका द्रव्य में तैरता रहता है। जिस जगह पर वो तैरता है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, केंद्रक झिल्ली। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, तभी तो उनका डीएनए खुला रहता है। राइबोसोम, कोशिका भित्ति जो कि पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है और कोशिका झिल्ली, तीनों उनमें होती है। अगला प्रश्न है, मीसोसोम का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सही उत्तर डीएनए प्रतिकृति और कोशिका भित्ति का निर्माण करना। देखिए, जो कोशिका झिल्ली होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, अंतर्वलन जिसमें अंदर मुड़ना होता है, मैंने बताया था कि ये कई काम करते हैं, जिनमें से एक डीएनए की कॉपी बनाना होता है, मीन्स की प्रतिकृति करना होता है, और नई कोशिका भित्ति का बनाना प्रमुख है। अगला प्रश्न है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार क्या होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम का प्रकार एससीएच प्रकार का होता है। यूकैरियोटिक मीन्स होता है नए जमाने की, और तो उनमें राइबोसोम बड़े होने वाले होते हैं, यानी 80 प्रकार के होते हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70 प्रकार के होते हैं। तरल मोज़ेक मॉडल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका सही उत्तर सिंगर और निकोलसन के द्वारा। ये सीधा फैक्ट है, कोशिका झिल्ली की सबसे स्वीकृत मॉडल तरल मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, चयनात्मक रूप से पारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, एक चेक पोस्ट की तरह होती है। ये तय करती है कि कौन अंदर जाएगा और आएगा, ठीक है, यानी ये सिर्फ कुछ चुनिंदा चीज़ों को ही जाने देती है, इसलिए इसे चयनात्मक रूप से पारगम्य कहा गया है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली के पार सक्रिय परिवहन में क्या शामिल होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, एटीपी ऊर्जा का उपयोग। सक्रिय परिवहन मीन्स होता है उल्टा काम, चीज़ें कम सांद्रता से
ज़्यादा सांद्रता की ओर जाती है, जो कि ढलान के खिलाफ चलने जैसा है। इसके लिए ऊर्जा एटीपी की ज़रूरत होती है। निष्क्रिय परिवहन में ऊर्जा नहीं लगती है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेल्यूलोज की बनी होती है। ये भी एक फैक्ट है कि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति हमेशा सेल्यूलोज की बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेल्यूलोज की बनी होती है। कवक की काइटिन से बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंगक ईआर जिसे कहा जाता है अंतःप्राद्युतीय जालिका से प्राप्त पदार्थों के पैकेजिंग और स्त्राव में शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी गोल्जी उपकरण। गोल्जी उपकरण को मैंने पोस्ट ऑफिस या पैकेजिंग यूनिट बताया था आपको। इसका मुख्य काम होगा ईआर से आने वाले प्रोटीन और लिपिड को पैक करके सही जगह को भेजना। क्लियर इतना? अगला प्रश्न है, किस अंग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लाइसोसोम को। लाइसोसोम कूड़ा निस्तारण प्लांट है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। अगर ये फट जाए तो पूरी कोशिका का पचा सकते हैं, इसलिए इन्हें आत्मघाती थैली कहते हैं। अगला प्रश्न है, खुरदुरी अंतःप्राद्युतीय जालिका जिसे कहा जाता है आरईआर की सतह पर क्या मौजूद होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी राइबोसोम। मेरी देखो, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो आर होगा रफ मीन्स खुरदुरी, इसलिए इसकी क्योंकि इसमें इस प्रकार का राइबोसोम्स चिपके होते हैं, यही प्रोटीन्स बनाते हैं। अगला प्रश्न है, चिकनी अंतःप्राद्युतीय जालिका जिसे एसईआर का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य लिपिड संश्लेषण और डिटॉक्सिफिकेशन करना। एसईआर पर राइबोसोम नहीं होते हैं। इसका मुख्य काम फैट, लिपिड और स्टेरॉइड बनाना, शरीर से जहरीली चीज़ों को बाहर निकालने का काम होता है चिकनी अंतःप्राद्युतीय जालिका का। अगला प्रश्न है, कौन सा कोशिका अंगक ऊर्जा उत्पादन के लिए जिम्मेदार है और उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका सही उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत सीधा सा सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारा बिजली घर है जो कोशिका के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली के अंतर्वलन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से क्रिस्टी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली झिल्ली अंदर की तरफ मुड़कर उंगलियों जैसी संरचनाएं बनाती है जिससे क्रिस्टी कहते हैं। ये सतह क्षेत्र बढ़ाते हैं ताकि ज़्यादा ऊर्जा बन सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपना डीएनए रखता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने आपको बताया था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो प्लास्टिड अर्थ स्वायत्त होते हैं क्योंकि उनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किस कोशिका अंगक में होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट पौधों का किचन है। इसमें हरा पिगमेंट्स जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल होता है जो सूरज की रोशनी से खाना बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिक्कों के जैसे ढेर संरचनाओं को ग्रेना कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो छोटे छोटे चपटी थैलियाँ एक के ऊपर एक रखी होती है उन पूरे ढेर को ग्रेना कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से प्लास्टिड रंगहीन होते हैं और भोजन का भंडारण करते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी लिंकोप्लाड्स। मेरी प्लास्टिड ट्रिक याद है कि लिंकोप्लाड्स लिंक लाइट यानी रंगहीन, ये स्टार्च, तेल या प्रोटीन जैसी चीज़ें जमा करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक झिल्लीबद्ध नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राइबोसोम। देखिए, राइबोसोम पर कोई झिल्ली नहीं होती है, ये प्रोटीन बनाने की एक सिर्फ मशीनें होती है। अगला प्रश्न है, सीलिया और फ्लाजिला की आंतरिक व्यवस्था क्या होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 9+2 व्यवस्था। सीलिया और फ्लाजिला दोनों में माइक्रोट्यूब्स की 9+2 व्यवस्था होती है, 9 परिधि पर और 2 केंद्रक पर होती है। अगला प्रश्न है, सेंट्रियोल किस में मौजूद होते हैं और किस व्यवस्था को दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्राणी कोशिकाओं में। 9+2 व्यवस्था सेंट्रियोल सिर्फ प्राणी कोशिकाओं में होते हैं, पादप में नहीं होते हैं और इनकी अंदरूनी व्यवस्था 9+0 होती है। 9 परिधि पर ट्रिप्लेट, केंद्र में कोई नहीं होती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राइबोसोमल आरएनए संश्लेषण। केंद्रक के अंदर जो केंद्रक होता है वो राइबोसोम बनाने में मदद करता है, खासतौर पर आरएनए राइबोसोमल आरएनए बनाता है। अगला प्रश्न है, क्रोमेटिन किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी डीएनए और स्टोन प्रोटीन का बना हुआ होता है। केंद्रक के अंदर जो धागे जैसे संरचनाएं क्रोमेटिन होती है वे हमारे डीएनए और कुछ खास तरह के प्रोटीन जिन्हें हिस्टोन कहते हैं से बनी हुई होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा अंगक पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन से सेंट्रोसोम। प्राणी और पादप कोशिकाओं के अंदर में मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम केवल प्राणी कोशिकाओं में होता है और उन कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। पादप कोशिकाओं में इनकी जगह कुछ और भी होता है।
अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी केंद्रक। केंद्रक जिसे मेयर ऑफिस या कंट्रोल रूम है, जो कोशिका के सारे कामों को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा लिपिड होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी फास्फोलिपिड्स। कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से फास्फोलिपिड्स की दोहरी परत से बनी होती है। ये उनके स्ट्रक्चर्स का आधार है। अगला प्रश्न, यदि कोई कोशिका सक्रिय रूप से प्रोटीन का स्राव कर रही है तो आप उसमें किस कोशिका अंग की प्रचुरता की उम्मीद करोगे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण। जब कोशिका प्रोटीन बनाती है और फिर उन्हें बाहर भेजती है तो गोल्जी उपकरण का काम होता है उन प्रोटीनों को पैक करके और संशोधित करके स्राव के लिए तैयार करना। तो सक्रिय रूप से स्राव करने वाली कोशिका में गोल्जी का मात्रा ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न है, साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रोटीन युक्त फिलामेंट्स का। साइटोस्केलेटन कोशिका का एक आंतरिक ढांचा होता है जो उसे आकार, सहारा और गति देता है। ये माइक्रोफ्लामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स और इंटरमीडिएट्स फिलामेंट्स जैसे प्रोटीन युक्त फिलामेंट्स से बना होता है। अगला प्रश्न, मध्य पटलिका मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी कैल्शियम पैकेट्स के। मध्य पटलिका वह परत है जो पादप कोशिकाओं को आपस में जोड़ती है। ये मुख्य रूप से कैल्शियम पैकेट्स की से बनी हुई होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिकाओं में टर्गिडिटी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी राजधानी। पादप कोशिकाओं में बड़ी राजधानी होती है जो पानी से भरी होती है। जब इसमें पानी भर जाता है तो यह कोशिका भित्ति पर दबाव डालती है जिससे कोशिका टाइट रहती है और पौधा सीधा खड़ा रहता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी आंतरिक और परिधीय। तरल मोजेक मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली में प्रोटीन दो मुख्य प्रकार होते हैं, आंतरिक जो झिल्ली में धंसे होते हैं और परिधीय जो झिल्ली की सतह पर होते हैं। अगला प्रश्न है, एक एकल वृत्ताकार डीएनए अणु किस कोशिका में पाया जाता है? ऑप्शन डी इज राइट है, और बी और सी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्यतः डीएनए एकल और वृत्ताकार होता है। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी अपना एकल और वृत्ताकार डीएनए होता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम में कौन से एंजाइम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो हाइड्रोलेंस। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो पानी की मदद से बड़े अणुओं को तोड़ते हैं, जिन्हें हाइड्रोलेंस एंजाइम कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं किस प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करती हैं? द्विखंडन द्वारा करती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया बहुत साधारण तरीके से विभाजित होती है, जिसे द्विखंडन कहते हैं। ये कोशिका दो में टूट जाती है। यूकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से किस विशेषता में भिन्न होती है? ऑप्शन बी झिल्लीवृत्त अंगों की उपस्थिति। सबसे बड़ा और मुख्य अंतर यह है कि यूकैरियोट्स में कमरे होते हैं, यानी झिल्लीवृत्त अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, गोल्जी होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक में ये नहीं होते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक प्रोटीन के ग्लाइकोसिलेशन में शामिल होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी गोल्जी उपकरण। ग्लाइकोसिलेशन एक प्रक्रिया है जिसमें प्रोटीन या लिपिड में कार्बोहाइड्रेट जोड़े जाते हैं। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से गोल्जी उपकरण में होती है जो ईआर में आए अणुओं को संशोधित करता है। अगला प्रश्न है, पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी कोशिका भित्ति। प्राणी कोशिका में सबसे बाहर कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर एक और मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। किस कोशिका अंगक में स्टोमा और ग्रेना होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन से इज राइट। क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग की पिगमेंट वाली थैलियाँ होती है वो ग्रेना बनाती है और उनके आसपास का तरल पदार्थ स्टोमा कहलाता है। ये दोनों क्लोरोप्लास्ट की पहचान है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में लिपिड अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी बाइलेयर होती है, द्विपरत। कोशिका झिल्ली में फास्फोलिपिड्स की द्विपरत से बनी होती है, जिसमें हाइड्रोफिलिक सिर बाहर की ओर, हाइड्रोफोबिक पूंछ अंदर की ओर होती है। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन के द्वारा स्पेंडल फाइबर का निर्माण कौन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी सेंट्रोसोम। मैंने बताया था कि जो सेंट्रोसोम होता है जो सेंट्रियोल से बने होते हैं। प्राणी कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के द्वारा स्पिंडल फाइबर बनने में मदद करते हैं ताकि गुणसूत्र सही से अलग हो सके। अगला प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक में गैस रिक्तिकाएँ किसका हिस्सा होती है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी भंडारकाय। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं में कुछ पदार्थ बिना झिल्ली के जमा होते हैं जिन्हें भंडारकाय कहते हैं। गैस रिक्तिकाएँ इन्हीं का एक प्रकार होता है जो कोशिका के उत्प्लावन प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अंतःप्रादितीय जालिका और गोल्जी उपकरण के बीच सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी संक्रमण पुट्टिका है। ईआर से जो पदार्थ गोल्जी उपकरण में आते हैं वे छोटी छोटी संक्रमण पुट्टिकाओं के रूप में आते हैं जो ईआर से अलग होती है और गोल्जी से जुड़ती है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की क्या भूमिका होती है? तो झिल्ली की तरलता को बनाए रखना। कोलेस्ट्रॉल कोशिका झिल्ली में तापमान के प्रति उनकी तरलता को बनाए रखने में मदद करता है। यह अत्यधिक
ठंड से इसे बहुत कठोर होने से और अत्यधिक गर्मी से बहुत तरल होने से रोकता है। अगला प्रश्न है, यदि किसी कोशिका में बड़ी संख्या में मुक्त राइबोसोम मौजूद है तो वह कोशिका किस प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण कर रही होगी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म में उपयोग होने वाले प्रोटीन। जो प्रोटीन कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म में होते ही उपयोग होते हैं वे मुक्त राइबोसोम जो ईआर से नहीं जुड़े होते पर बनते हैं। जो प्रोटीन कोशिका से बाहर जाने वाले होते हैं, जो झिल्ली से जुड़ने वाले होते हैं, वे आरईआर पर बनते हैं। अगला प्रश्न है, किस अंगक में पाँचवां प्रकाश संश्लेषण होता है? तो उपरोक्त सभी प्रकाश संश्लेषण जो कि 3 कोशिकांगों में होते, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, लास्ट कोशिका की आकृति और यांत्रिक सहायता के लिए कौन सा अंगक जिम्मेदार होता है? ऑप्शन ए और बी, कोशिका भित्ति एंड साइटोस्केलेटन। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति निश्चित आकृति और यांत्रिक सहायता देती है, लेकिन सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं, पादप और ग्रामीण दोनों में साइटोस्केलेटन होता है जो कोशिका को आंतरिक ढांचा और यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, साथ ही गति में भी मदद करता है।